सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सोलर सिस्टम के बारे में। जो हमारा सोलर सिस्टम है, इससे जुड़े हुए सारे डाउट को क्लियर करने का टाइम आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस आइकन पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि हमारे कितने ग्रह हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सूरज से पास है, कौन सूरज से दूर है। यानी ग्रह के बारे में आप देखकर भी इतनी बातों का तो अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि देखा हुआ ज्यादा याद रहता है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सन के बारे में कि द सन, ये हमारा सूरज है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर, सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा होता है। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, इस बात को हमेशा रखना याद, क्योंकि कई बार आप बोलोगे कि सूरज भी कोई ग्रह होगा। सूर्य और चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा एक उपग्रह है और सूर्य एक मध्यम वर्ग का तारा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, सूर्य की जो वर्तमान आयु है वो 4.7 अरब वर्ष होती है। क्लियर। क्योंकि काफी बार एग्जाम में इसकी एज के बारे में पूछ लेता है, तो लगभग है ये 4.7, कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आता है, सूरज का व्यास होता है 13.9 लाख किलोमीटर तक इसका व्यास फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है, सूर्य का जो द्रव्यमान होता है ना, 70.6% इसमें हाइड्रोजन होती है, 27.4% इसमें हीलियम होती है। एक बात हमेशा रखना याद कि एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि सूरज के ऊपर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। 1% गैस और भी पाई जाती है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं, वो एक बाहरी तत्व होता है। गैस के नाम पर दो ही गैस आती हैं। नेक्स्ट आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। और ये बात तो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि जो प्रकाश है वो कितने टाइम पर धरती पर पहुंचता है। जबकि बात की जाए चंद्रमा की, तो वो 1 मिनट 3 सेकंड में पहुंच जाता है, क्योंकि वो रात्रि होती है। लेकिन डे के टाइम में 8 मिनट 20 सेकंड लगती है सूरज का प्रकाश धरती पर आने में। नेक्स्ट आता है, सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे हम क्या कहते हैं। जो दृष्टिगोचर वाले भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आता है, प्रकाश मंडल को ही सौर कलंक कहा जाता है। जो सौर कलंक होते हैं ना, वो इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग जो हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे क्रीट या कोरोना कहा जाता है। याद रखने वाली बात है ये। नेक्स्ट है, संपूर्ण सौर तंत्र से प्रभावित होने वाले जो पवन है, उसी को सौर पवन कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, यह एक गैसीय संरचना है। इसके ऊपर 90% हाइड्रोजन और 9% हीलियम पाई जाती है, और 1% कोई भारी तत्व है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये 10 लाइन 10 क्वेश्चन के बराबर है। एग्जाम में इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप इसकी ई बुक को लेना चाहते हैं तो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। क्योंकि एक बार से नहीं, आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ेंगे मार्स के बारे में, यानी जो बुध ग्रह है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता होगा, अगर सूरज के सबसे पास ग्रह की बात की जाए तो वो बुध ही होता है। देखो, सूर्य के पास सबसे निकट ग्रह की बात की जाए तो वो बुध होता है। नेक्स्ट आता है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो कौन सा ग्रह होगा। तो फ्रेंड्स, वो हो जाएगा मरकरी। मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल में का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट आता है, सबसे छोटा होने की वजह से इसकी जो चाल होती है ना, जो चलने की कैपेसिटी होती है, वो सबसे बहुत तेज है। तो कितनी हो जाती है, ये 88 डेज के अंदर अपना परिक्रमण कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट आता है, इसका जो कक्षीय गति होती है वह सौरमंडल में अन्य ग्रहों से अधिक होती है। मैंने कहा ना, छोटा होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफी फास्ट है। नेक्स्ट आता है, यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि इस स्पीड से ये गति करता है, यानी परिक्रमा करता है सूरज की। नेक्स्ट होता है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर दिन तो बहुत गर्म होते हैं, लेकिन जो रात होती है वो उतनी ही ठंडी होती है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर ये होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ना कि कौन सा ग्रह है ऐसा।
नेक्स्ट हो जाएगा, बुध के पास अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है। ये छोटा होने की वजह से इसके पास पूरा खुद का कोई ग्रह नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स इसके अंदर, बुध पर वायुमंडल का अभाव है, यानी जो सांस लेने की वो बात है ना, जिस जीवन इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। आपके मार्स को लेकर जितने भी मतलब कि मरकरी को लेकर जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर कर दिए, यानी बुध से आपके सारे डाउट अब क्लियर हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में, यानी वेनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में बात की जाए तो फर्स्ट बात आती है सूरज का, मतलब ये सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह है, क्योंकि इस ग्रह के ऊपर जो सूरज की जो सनलाइट होती है ना वो एकदम सामने से पड़ती है, तो सबसे चमकीला ग्रह इसे ही माना जाता है। इसको सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एकदम गोल्डन की तरह चमकते, जैसे गोल्ड चमकता है ना वैसे ये चमकता है, इसलिए इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है इसका घूर्ण काल भी कई बार पूछ लेते हैं, तो कितने टाइम में करता है? 243 डेज के अंदर ये अपना कर लेता है। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे घड़ी घूमती है ना उसी गति में ये कार्य करता है। अब आती है परिक्रमण काल की, तो वो कितना होता है? वो होता है 225 दिन का इसका परिक्रमण काल होता है। नेक्स्ट आता है, यह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके ऊपर जो बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड वो 95% इसके वायुमंडल में फैली हुई है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में इसे ही रखा गया है। नेक्स्ट है इसके चारों ओर घने बादल छाए होते हैं। घने बादल की बात की जाए तो शुक्र ग्रह के चारों ओर घने बादल छाए रहते हैं। इसका खुद का कोई उपग्रह नहीं है, इस बात को याद रखना कि बुध का भी कोई नहीं है और शुक्र का भी कोई नहीं है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। अब आप इसको देख लीजिए, इसमें जो एट लाइन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन को कवर कर रहा है, तो ये एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ई बुक को जरूर परचेज करना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में। इसकी एक लाइन और रह गई थी कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल पृथ्वी के पास ही होता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे ही कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है वो हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि ये और मतलब कि शुक्र और पृथ्वी दोनों पास पास रहते हैं, सेम में आकार, मतलब दोनों एकदम सेम सेम ही होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है, इसके ऊपर जीवन संभव नहीं है, बस और कोई फर्क नहीं है, दोनों एकदम सेम सेम है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। मैंने बताया ना, आकार, घनत्व, व्यास सब कुछ पृथ्वी के समान होने के कारण इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके ऊपर दिन और जो रात होती है वो सर्वाधिक लंबे होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर दिन और रात लंबे होते हैं, तो वो होगा शुक्र ग्रह। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में कि नेक्स्ट ग्रह कौन सा आ जाएगा, हमारा अर्थ, जिसके ऊपर हम रहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो फर्स्ट लाइन आती है, सूर्य की ओर बढ़ते क्रम पर इसका तीसरा स्थान है, यानी अगर सूर्य की तरफ से देखा जाए तो इसका तीसरा स्थान रहेगा, और आकार के साइज में देखा जाए तो इसका 5वां स्थान रहेगा। क्लियर। ये सबसे बड़ा पार्थिव ग्रह है, यानी पार्थिव ग्रह की श्रेणी में अर्थ को रखा गया है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, जो मैंने अभी बताया, जिसके ऊपर हम सांस ले रह रहे हैं, ये पृथ्वी के ऊपर ही है, जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। इस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके ऊपर 71% जल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका जो घूर्णन काल होता है वो कितना होता है? वो होता है 23 घंटे 56 मिनट का इसका घूर्णन काल होता है। कई बार आपने देखा है ना कि जो फरवरी में आती है 29, एक दिन एक्स्ट्रा आता है, वो इसी वजह से आता है। ये 4-4 सेकंड मिलाकर एक पूरा दिन बना लेते हैं, तो हर 4 साल के बाद एक दिन आपस में से जुड़ के वो 29 फरवरी बन जाता है। इसका परिक्रमण काल की बात की जाए तो 365 दिन होता है, वही होते हैं 5 घंटे 48 मिनट में ये अपना परिक्रमण कंप्लीट कर लेते हैं। इसका बात की जाए अक्षीय झुकाव तो कितना होता है? 23 डिग्री पर इसका अक्षीय झुकाव, तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और कक्षीय झुकाव की बात की जाए तो 666 डिग्री इसका बोलते हैं कक्षीय झुकाव होता है।
अब बात की जाए उपग्रह की, तो जो चंद्रमा जिसको हम देख पा रहे हैं ना, जो इसी का एक खुद का एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इस बात को हमेशा रखना याद। ये ना कोई वो है, ग्रह नहीं है, ओनली फॉर उपग्रह है। क्लियर हो गए ना आपके अर्थ से लेके सारे डाउट, क्योंकि अर्थ का तो अब सब कुछ क्लियर हो गया। 10 लाइन 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रही हैं। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में। तो कौन सा आ जाता है? मार्स यानी मंगल ग्रह। तो मंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। आप इस पिक में देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा है हमारा मंगल ग्रह। इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी ये चमक रहा है। तो क्यों चमकता है? इसके ऊपर जो सूरज की लाइट पड़ती है ना, इसकी वजह से ही चमक रहा है। इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं, एकदम अंधेरा सा है। देख, सूरज के प्रकाश से ये चमकता है। क्लियर? इसका जो घूर्णन काल है वो 27 दिन का यानी 7 घंटे 43 मिनट का होता है। और परिक्रमण काल की बात जाए तो ये भी सेम सेम होती है, यानी ये ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण घूर्णन काल दोनों सेम होते हैं। पृथ्वी पर का जो 59% भाग है ना, वो इस पे दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है, ये एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं है। अब एक कहते हैं कि ऐसे रुका हुआ क्यों है, इसमें जब कुछ है ही नहीं। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो पृथ्वी से 1/6 होता है। पहली बार चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये तो एकदम बहुत नॉलेज वाली बात है, आपको पता होना चाहिए कि पहली बार कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 में अपोलो ने सेकंड विमान को यहाँ पर भेजा था मार्स के ऊपर। क्लियर? अब मार्स के भी आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे जुपिटर, जो कि हमारे ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है? बृहस्पति। यानी जुपिटर के बारे में अब हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे। अब आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह होता है ये हमारे पूरे सौर मंडल का। इसकी खोज किसने की थी? गैलियो ने। ये सबसे बड़ा है तो इसकी खोज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड बात क्लियर। अब आता है इसका जो घूर्णन काल है वो 10 घंटे का होता है, सबसे फास्ट होता है और सबसे कम टाइम ये अपना सबसे बड़ा होने के बावजूद भी सबसे कम टाइम लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो परिक्रमण काल है वो 11.9 वर्ष का इसका परिक्रमण काल होता है। अभी देखो, ये एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर 79 उपग्रह हैं, यानी जो गैलीमिड जो है ना, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो भी जुपिटर का ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के ही हैं। उपग्रह और बाकी सबके भी हैं, पर इसके 79 उपग्रह हैं, इस बात को याद रखना है। अब बड़ा आकार तार सदस्य होने से जो मास्टर ऑफ गॉड है ना, वो इसी ग्रह को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मास्टर ऑफ गॉड किसे कहा जाता है, तो वो जुपिटर को कहा जाता है। अब लो आयो सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ना, वो भी जुपिटर के ऊपर ही पाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक होता है, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है जो प्लायन वेग होता है। अब समझ कितनी स्पीड होती है? 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपके डाउट क्लियर हो गए ना जुपिटर को लेकर? ये है हमारा जुपिटर ग्रह जो आज कंप्लीट हो गया है। अब भी सबसे बात इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि जुपिटर के ऊपर कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो एक हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये सारी गैसें इसके ऊपर पाई जाती हैं। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब जुपिटर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब पढ़ेंगे हम नए के बारे में, यानी जो अलग से ग्रह आता है सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। आप इस पिक में अच्छे से देख सकते हैं, ये है हमारा शनि ग्रह, यानी इसके चारों तरफ जो वलय भी दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछते हैं। इसका घूर्णन काल होता है 10 घंटे, मतलब 10.3 घंटे इसका घूर्णन काल होता है। परिक्रमण काल की बात करें तो 29.5 वर्ष का इसका परिक्रमण काल होता है। अब आता है इसके उपग्रह, यानी सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के ही हैं, शनि के 82 यानी 82 उपग्रह है शनि के। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, आपने टाइटन के बारे में सुना होगा, तो वो शनि का ही सबसे बड़ा उपग्रह होता है। अब टाइटन वायुमंडल में पाया जाता है, कि टाइटन ग्रह के ऊपर वायुमंडल पूरी तरह से पाया जाता है। अब सबसे कम घनत्व और जल में तैर सकता है ये ग्रह, यानी ये एक ऐसा ग्रह है जो कम घनत्व लेता है और जल में तैर भी सकता है। क्लियर?
शनि के जो चारों तरफ जो रिंग पाई जाती है, इसकी जो संख्या होती है 7 होती है, यानी इसके 7 लेयर के अंदर ये वलय घूमती है। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। यानी आपके अब देखो सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। घूर्णन काल, परिक्रमण काल, उपग्रह, टाइटन, कम घनत्व, रिंग होती है, इसकी कितनी लेयर होती हैं, क्लियर हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में कि नेक्स्ट ग्रह कौन सा आता है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आकार की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पे आता है, यानी आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आता है। इसकी सूर्य से अगर दूरी से देखा जाए तो सातवां, यानी सूरज की तरफ से देखा जाए तो इसका सातवां नंबर होता है, और आकार में बात की जाए तो इसका तीसरा नंबर होता है। इसकी खोज की थी विलियम हुर्सले ने, इसकी खोज की थी 1781 के अंदर। इसका घूर्णन काल होता है 17.2 घंटे का, यानी क्लॉकवाइज इसका घूर्णन काल होता है। परिक्रमण काल होता है 84 वर्ष का, यानी इतने टाइम इसे परिक्रमण करने में लगता है। अब आता है यूरेनस के टोटल 27 यानी 27 उपग्रह मौजूद हैं। ये अपने अक्ष के ऊपर 82 डिग्री के ऊपर झुका हुआ है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितने पे झुका हुआ है, 82 डिग्री पर। इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में इसी टाइप से पूछेंगे कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो यूरेनस को जाना जाता है। साइड आउट क्लियर हो गए ना। अब आप ये नहीं बोलोगे कि आपको इस ग्रह के बारे में ये नहीं पता। अब आता है यूरेनस के ऊपर मेथेन गैस बहुत अधिक रूप में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये नीला हरा दिखाई देता है, कभी नीला और कभी हरा, इसी वजह से इसे नीला हरा भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो वलय होती है वो 500 स्टेज की होती है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट आता है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के बारे में कि वरुण ग्रह के किस तरीके से कार्य करता है। क्लियर। दूरी में देखा जाए तो ये 8वां ग्रह होता है, और सबसे बड़ा और ठंडा ग्रह के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसका जो घूर्णन काल है वो 17 घंटे का कंप्लीट हो जाता है। परिक्रमण काल की बात की जाए तो 165 वर्ष का इसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह की बात की जाए तो इसके 14 उपग्रह मौजूद हैं। गैस की बात की जाए तो इसमें मेथेन गैस पूरी तरह से पाई जाती है। अब आ जाता है ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, आप अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से है। फर्स्ट नंबर पे आएगा जुपिटर, सेकंड पे आएगा सैटर्न, थर्ड पे आएगा यूरेनस, फोर पे आएगा नेपटून, 5 पे आएगा अर्थ, 6 पे आएगा वेनिस, 7 पे आएगा मार्स, और 8 के ऊपर आएगा मरकरी। आप इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि ये है हमारे टोटल ग्रह। एक ग्रह और है प्लूटो, जिसको भारत में तो मान लिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसे नहीं माना गया था, यानी उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। क्लियर। अब आपको अगर इसके बारे में कुछ डाउट रह गए हैं तो आप ई बुक को ज़रूर परचेज करें। एक दो बार आप खुद पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट को क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है हमारा सक्सेस सोर्स यानी सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।